तो डियर स्टूडेंट, अब हम पार्ट 4 रासायनिक बल गतिकी के न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। तो हम इसको प्रश्नों को टुकड़ों में बांट रहे हैं। इसमें सबसे पहला वो प्रश्न है जो अभिक्रिया की कोटि से संबंधित है और इसी पर प्रश्न आने के ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न है, तो हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 1 की। पहले आपको प्रश्न दिखा दें, अभ्यास प्रश्न है किताब का। प्रश्न है कि एक अभिक्रिया A + B उत्पाद के लिए वेग नियम A की सांद्रता 1/2 और B की सांद्रता की पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है A + B, इससे बन रहा है कोई उत्पाद। ये हमारे पास समीकरण दी हुई है और वेग नियम दिया हुआ है। हम जानते हैं वेग नियम में वेग समानुपाती किसके दिया हुआ है? A की पावर ½ और B की पावर 2। ये जो पावर होती है ये इन अभिकारकों की कोटि है और इन कोटियों का योग अलग अलग अभिकारकों की कोटियों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है। तो अगर हम वेग समीकरण लिखें तो वेग समीकरण वेग किसके बराबर होगा? k की पावर k गुणा A की सांद्रता, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका अर्थ होता है A की सांद्रता। A अभिकारक है, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सक्रिय सांद्रता को बताता है और यह इसकी पावर है ½ B, ये बड़ा ब्रैकेट B की सांद्रता 1 गुणा B की पावर 2। A की सांद्रता का ½ और B की सांद्रता 2। ये वास्तव में इन अभिकारकों की कोटियां हैं। अतः अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? A की कोटि क्या है? जो इसकी पावर है, प्लस B की कोटि क्या है? B की कोटि इसकी पावर है। और अभिक्रिया की कोटि इन दोनों की कोटियों का योग होगा। तो A की कोटि है ½ B की कोटि है 2। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2.5। अगर हम इसको करें तो ये बन जाएगा 5/2 और 5/2 में यदि हम 5 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आता है 2.5, अर्थात इसकी कोटि होगी 2.5। नोट कर लें इस प्रश्न को, इसका उत्तर है वो आप देख लें। अब हमारे पास में अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 है। इसमें दे रखा है कि एक अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है, अर्थात x यहाँ पर अभिकारक है, y उसका उत्पाद है और कोटि बता दी है, अभिक्रिया की कोटि 2 है। अतः x की सांद्रता यदि 3 गुणा कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात इस अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम x की सांद्रता तिगुनी कर दें। तो देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण x चेंजेस टू y, अर्थात x से y बन रहा है। कोटि प्रश्न में दी हुई है कि कोटि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो हम अगर अभिक्रिया का वेग लिखें तो हम अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं k जो कि अभिक्रिया का वेग नियतांक होता है। फिर हम लिखते हैं x की सांद्रता, ये बड़ा ब्रैकेट सांद्रता है, इसकी पावर 2, ये 2 इसकी कोटि को बताता है जो कि प्रश्न में दी हुई है। अब वो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार यदि x की सांद्रता 3 गुणी कर दें तो y के निर्माण होने पर वेग पर क्या प्रभाव होगा। तो इसके अनुसार इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण 1 जो हमने पीछे देखी थी, ये वाली समीकरण, इसको मैंने 1 नंबर दिया हुआ है kx की पावर 2। समीकरण 1 में x की जो सांद्रता है वो हमने क्या रखनी है? 3x। x की जो सांद्रता है वो हमने रखनी है 3x, क्योंकि प्रश्न में दिया तिगुनी करने पर। x की सांद्रता हमने x माननी थी, उसको हमने 3 गुना कर दिया तो वो 3x हो जाएगी। तो अभिक्रिया का वेग
जो पहली समीकरण थी उनके अनुसार क्या हो जाएगा, k बराबर 3x की स्क्वायर। अगर मैं इसको खोल कर लिखूं तो k बराबर 3x गुणा 3x बराबर 9x स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 9kx की पावर 2। जो पहली समीकरण थी उसमें जो अभिक्रिया का वेग आ रहा था वो आ रहा था kx की स्क्वायर। यहाँ अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं kx स्क्वायर, पहली अभिक्रिया का वेग था kx स्क्वायर, तो उससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, ये 9 गुना। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न में है पहला प्रश्न कि R से P बन रहा है, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, अर्थात किसी अभिकारक से उत्पाद P बन रहा है, R से P बन रहा है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m या मोलरता से है, जो कि सांद्रता का है एक रूप है। तो मोलरता से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगला जो पार्ट है वो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग हम कैसे निकालते हैं, जैसे कोई समीकरण आपको दी हुई है, मैंने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पर समीकरण ली है N2 + 3H2, तीर का निशान अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान 2NH3, साम्यावस्था का स्थिरांक हमें ज्ञात करना है, अभिक्रिया का वेग हमें ज्ञात करना है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग होता है, हम जो अभिक्रिया का वेग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता में कमी होगी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी, इसलिए इनके आगे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए इनके यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यार मैंने प्लस का साइन दिखाया नहीं है, लेकिन ये साइन है। ओके, तो इस अभिक्रिया के लिए N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा, देखो N2 के आगे कुछ नहीं है, 1 है, H2 के आगे 3 है, अर्थात हम 1 मोल N2 लेते हैं और 3 मोल H2 लेते हैं तो हमें 2 मोल NH3 के प्राप्त होते हैं। इनके लिए अभिक्रिया का वेग हम लिखें तो हम अभिक्रिया का वेग अलग अलग अभिकारकों और उत्पादों के पदों में लिखें तो अभिक्रिया का वेग हम निकाल सकते हैं N2 के संदर्भ में, अर्थात नाइट्रोजन के संदर्भ में, तो ये होगा -D। कई बार D की जगह डेल्टा भी लिखा जाता है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ D की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का निशान जिसे होता है। तो dN2/dt ये बराबर होगा, अर्थात अगर N2 की सांद्रता दी है तो आप इससे अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं, या ये बराबर होगा -1/3। ये 1/3 कहाँ से आया, ये आया है इसके मोलों की संख्या, क्योंकि 3 मोल की हाइड्रोजन की सांद्रता लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 मोल की सांद्रता चाहिए, इसलिए इसको 1/3 से भाग दिया है। तो dH2/dt, यहाँ 3H2 नहीं है, यहाँ H2 है, याद रखोगे। और ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर दोनों के आगे, लेकिन यहाँ पर ये भी बराबर होगा किसके, 1/2D। देखो इसके आगे प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, NH3/dt। तो ये हमारे पास में किसी भी अभिक्रिया का वेग हम निकाल सकते हैं यदि हमें अभिक्रिया की कोई समीकरण दी हुई है। तो इस प्रश्न के अंदर जो लघुत्रात्मक प्रथम प्रश्न जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उस प्रश्न का जो हल है वो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई अभिक्रिया है R से P बन रहा है, अर्थात कोई अभिकारक R है, उससे कोई उत्पाद P बन रहा है। हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया का यदि हम औसत वेग निकालें, यदि हमें अभिकारक का वेग दे रखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस, मैंने कहा था D लिख सकते हो या डेल्टा लिख सकते हो, तो यहाँ डेल्टा लिखा है, डेल्टा सांद्रता R, यहाँ R है बटा डेल्टा T। इसका अर्थ समझ लो, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, पहले कितना था और अब कितना है, दोनों का अंतर, बटा डेल्टा T, पहली सांद्रता जिस समय देखी गई वो समय कितना था और अंतिम सांद्रता जब देखी गई तो वह समय कितना था, उन दोनों का अंतर यहाँ डेल्टा T है। अगर हमें अभिकारक दे रखा है तो डेल्टा R/डेल्टा T का यूज़ करते हैं, यदि हमें उत्पाद दे रखा है तो हम इसको डेल्टा P/डेल्टा T से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में केवल डेल्टा R
आर हमें दिया हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता अंतिम सांद्रता दी हुई है, और समय हमारे पास में समय का जो परिवर्तन है, परिवर्तन में लगा समय वो 25 मिनट दिया हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है R1, अर्थात जब अभिक्रिया शुरू हो रही है, मान लो कि अभिक्रिया शुरू हो रही है, उस समय अभिकारक की सांद्रता हमने मान ली R है। अभिकारक की जो सांद्रता है हमने मान ली वो R1 है, और R1 कितना है 0.03 m है, और जो R2 है अर्थात अंतिम जो उसकी सांद्रता है वो प्रश्न में दी हुई है 0.02 m। देखो प्रारंभिक सांद्रता R1 की दी हुई है 0.03 m, अंतिम सांद्रता R2 की दी हुई है 0.02 m, और डेल्टा टी अर्थात समय का जो परिवर्तन है वो दे रखा है 25 मिनट। तो प्रश्न में मिनट और सेकंड दोनों के द्वारा अभिक्रिया का वेग पूछा गया है। तो डेल्टा आर किसके बराबर होगा? डेल्टा आर होगा अंतिम प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता माइनस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। R2 हमारे पास में कितना है 0.02 माइनस 0.03, तो डेल्टा होगा हमारे पास में डेल्टा आर, ये हमारे पास में मान आएगा माइनस 0.01 m। ये हमारे पास में सांद्रता माइनस 0.0 m। दोबारा देख लें कि प्रश्न में दिया हुआ है प्रारंभिक सांद्रता 0.03 m है, अंतिम सांद्रता जिसको मैंने R2 से लिखा है वो हमें दे रखी है 0.02 m है, और R1 से R2 चेंज होते समय जो समय लगा है वो 25 मिनट लगा है। तो जो डेल्टा R है अर्थात सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कितना हुआ, हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, तो वो हमारे पास में दे रखी है 0.02 R2 माइनस R1 0.03, तो इनको में से हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस 0.01 m। एक बार ये सारे देख लें, इनको नोट कर लें। ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, तो प्रश्न एक का जो शेष पार्ट आगे देखोगे। हम जानते हैं औसत वेग किसके बराबर होता है? औसत वेग बराबर है इस समीकरण के अनुसार डेल्टा आर की सांद्रता बटा डेल्टा टी। डेल्टा आर हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, बराबर माइनस 0.01 m है। डेल्टा टी हमें दिया हुआ है 25 मिनट। तो औसत वेग समीकरण में हम मान रखते हैं, तो सांद्रता डेल्टा आर हमें दे रखी है, यह माइनस चिन्ह है क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, और ये माइनस यहाँ से डेल्टा आर जो हमने ज्ञात किया था उसका मान है, और बटा हमने 25 इसका मिनट, डेल्टा टी अर्थात समय लिखा है 25 मिनट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम देख सकते हैं औसत वेग बराबर माइनस 0.01 बाई 25। इसको जब अमल करेंगे तो ये पॉइंट उड़ाया तो नीचे 100 आ गया, ऊपर बच गया 1/25 गुणा 100। मैंने इसको 100/100 से गुणा किया, कर सकते हैं, तो हमारे पास में ऊपर 100 आ गया, नीचे 25 × 100 × 100, 25 को 100 से काटा तो यहाँ 4 आ गया, नीचे 100 गुणा 100 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 10⁻⁻⁴, क्योंकि सांद्रता होती है मोलरता, मोल प्रति लीटर होती है, इसलिए इसको मोल लीटर इन्वर्स, और समय हमने लिया था मिनट, तो मिनट बटा में था इसलिए मिनट इन्वर्स आ जाएगा इसका। और इसका बी पार्ट है इस प्रश्न का कि यदि समय सेकंड में ले, क्योंकि प्रश्न सेकंड में दिया, सेकंड में पूछा हुआ है कि औसत वेग आप सेकंड में भी ज्ञात करें, तो औसत वेग हमने ऊपर इस यहाँ डेल्टा आर बटा डेल्टा टी से हमने लिया था, वही मैंने वापस लिख दिया है। यहाँ 25 के साथ में मैंने 60 लिखा है। ये 60 क्यों है? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए यहाँ 25 गुणा 60 है। तो हम इसको अगर हल करें तो ये आ जाएगा 125 का 150, 1500 ये आ गया, और जब इसका पॉइंट 0 उड़ा दोगे तो यहाँ 1 आ गया, तो बटे में 100 आया है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया क्या?
देखो इसको आप देख सकते हो, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ 0.01 डिवाइडेड बाय 1500। अब ये पॉइंट अगर मैं उड़ाऊँगा तो यहाँ मेरे को बटा में 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ बटा में 100 लिखूँगा। अब यहाँ हमारे पास में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100। अब मैं अगर इसको 100 से गुणा करूँ और 100 से डिवाइड करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा, देखोगे 100 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास में था। 2 जीरो यहाँ से आई, मैंने 2 जीरो यहाँ लिख दी, ये 2 जीरो यहाँ से आई। अब इसमें अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 15 छिका 90, 10 बच जाएंगे, फिर 15 छिको 90, ठीक है। 6.66 आ जाएगा इसका, 15 से भाग दूंगा। नीचे देखो कितनी जीरो बच गई, 3 और 3 6, तो वो मैं 10 की पावर -6 ऊपर ले आऊँगा, लीचे है वो ऊपर चले जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका 6.66 इंटू 10 की पावर -6 मोल प्रति लीटर। अब यहाँ मिनट की बजाय मैंने लिखा सेकेंड इनवर्स।